वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का अगेन वाह मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। सर क्या कर लिए थे लास्ट क्लास में? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट किए। उसके बाद कूलाम्स लॉ का इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि कूलाम्स लॉ होता क्या है, और कूलाम्स लॉ में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लिए थे जिसको बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉफिशिएंट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में देख लिए थे, और एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझ लिए थे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डिस्कस कर लिए थे। तो चलते हैं सर क्लास की तरफ, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को क्लासेस अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगे। करते रहिए सर, कुछ और नहीं है, यही सारी चीजें हैं और यही चीजें करनी है आप लोगों को, है ना। तो क्लासेस को आराम तरीके से करते रहिए। मेरा सिंपल सा एक ही मकसद है, 100 बच्चे पढ़े, 200 बच्चे पढ़े, 50 बच्चे पढ़े, लेकिन अगर वो बच्चे पढ़े तो पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़े और उनको हर एक चीज एक सिस्टमेटिक और अरेंज वे में मिलनी चाहिए। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, हर चीज प्रॉपरली मिलनी चाहिए। एक छोटी सी शुरुआत है हम लोगों की आप लोगों के साथ, देखते हैं कितने आगे तक जाती है, और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं सर। लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ को कर लिए थे, मैंने कहा कर लिए थे, थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ कूलम्स लॉ का। मैंने बताया था अगर आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस हमारे पास R है सर, कितनी डिस्टेंस है R है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि कूलम्स ने बताया था इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसी के बिल्कुल 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 सेम है, उसी के जैसा एकदम सेम है ये। यहाँ से इन दोनों चीजों को हमने इक्विवेलेंट किया था, तो के एफ इजिकल टू निकल के आया था के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जो कि हमारे पास बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला जाता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि सर के क्या होता है इसमें, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो फोर्स निकाला है हमने, इसमें के को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू जो हमने डिस्कस की थी सर, वो की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी 9 क्रॉस 10 की पावर 9, 9 क्रॉस 10 की पावर 9। मैंने बोला था इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट निकल के आई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होंगी और आपने बातें कवर अप भी कर ली होंगी। जहां से मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट क्लास में हम कवर कर लिए थे सारी चीजें, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बताई थी मैंने आप लोगों को, वो बताई थी 8.85 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 12। यूनिट इंपोर्टेंट है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका पलट जाती है, इसका क्या होती है यूनिट सर? पलट जाती है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं, और आपका स्वागत है वाह मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी, करते हैं शुरू विदाउट एनी टेंशन और अच्छी तरीके से कवर करते हुए। तो ये क्लास इंपोर्टेंट भी है, इसमें हम देखेंगे मीडियम्स में फोर्स कैसे काम करता है, मीडियम में फोर्स क्या वैल्यू रखता है, कैसे फोर्स को मीडियम के लिए निकाला गया, समझा कैसे गया, क्या सारी चीजें थी, और बहुत सारी चीजें कूलम्स लॉ में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए न्यूमेरिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम धीरे धीरे करके एक सिस्टमेटिक वे में समझते चलेंगे। सर क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आ रही है तो यस लिखते चले। ठीक है जी, बात करते हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो सर सिंपल है ना, ये फोर्स तो कैसे मैंने कहा डायरेक्शन की बात करनी है। हाँ, तो एक चार्ज होता है Q1, हाँ मैंने कहा। दूसरा चार्ज आपने ले लिया Q2, बिल्कुल आपने बोला सर हाँ Q2 ले लिया। अगर मैं बात करूं आपसे कि Q1 भी पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है, या Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, मतलब नेचर दोनों के कैसे है सर?
सेम है। नेचर दोनों के कैसे हैं सर? सेम है। तो जब नेचर सेम होते हैं तो आपको पता है कि ये वाला जो फोर्स होगा Q2 जो होगा, Q2 वाला जो फोर्स होगा हमारे पास, वो क्या करेगा? Q2 वाला फोर्स सर, Q2 वाला फोर्स रिपील करेगा किसको? Q1 को। Q2 रिपील करेगा हमारे पास Q1 को, और जो ये रिपील करेगा हमारे पास वो सॉरी रिपील करेगा हमारे पास, और सेम चीज हमारे पास कौन करेगा सर? Q2 करेगा। Q1 क्या करेगा? Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, एंड Q2 जो होगा वो Q1 को रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हो इनकी डायरेक्शन, अगर लैंग्वेज फॉर्म में जानने की कोशिश करूं, लैंग्वेज में अगर मैं इनकी डायरेक्शन जानने की कोशिश करूं, कब? जब दोनों का नेचर सेम हो। पहले डायरेक्शन कब? जब दोनों का नेचर कैसा हो सर? सेम हो। तो जब दोनों का नेचर सेम होता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपील करते हैं। रिपील करते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है दोनों चार्जेस पर, वो होती है अवे टू ईच अदर। क्या होती है? अवे फ्रॉम ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है सर, वो होती है अवे फ्रॉम ईच अदर। ईच अदर, एक दूसरे से अवे भागते हैं चार्ज, अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन लैंग्वेज। इन लैंग्वेज बात करते हैं सर कि अगर नेचर जो हो वो कैसा हो जाए? अपोजिट हो जाए। नेचर कैसा हो जाए सर? अपोजिट। अपोजिट नेचर हो जाए। अपोजिट नेचर होने का मतलब है कि अब एक तो हो जाए पॉजिटिव और एक आ जाए सर नेगेटिव। तो अब क्या होगा? मैंने कहा अब भी बड़ा सिंपल है। हाँ भाई, क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सर। क्या करेंगे इस कंडीशन में? अट्रैक्ट। आपको पता ही है अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज भी अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी डायरेक्शन होगी क्या? टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ। तो इस कंडीशन में जो इनकी डायरेक्शन होगी वो होगी सर टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमारे पास वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आती है। कैसे आती है सर? वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आती है। और कंडीशन कितनी है डायरेक्शन की? दो। पहली कंडीशन है सर डायरेक्शन की, जब हमारे पास नेचर ऑफ फोर्सेस सेम हो। नेचर ऑफ फोर्सेस तो फोर्स एक दूसरे को दूर भगाते हैं, दूर भगाते हैं। नेचर ऑफ फोर्सेस अपोजिट है तो फोर्सेस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूर भगा रहे हैं तो अवे फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहा है तो टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बड़ी ही सिंपल सी बात है थी। हाँ जी सर, आगे बढ़ता हूँ। आप नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास आता है एक प्यारा सा पॉइंट जिसको बोलते हैं व्हेन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। दो चीजें पढ़ने वाले हैं हम यहाँ से। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और जब दो चार्जेस के बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, चार्जेस, एक चार्ज एक चार्ज, बीच में कोई मीडियम रख दिया। पहले मीडियम क्या था सर? स्पेस थी, कुछ नहीं था, मीडियम खाली था। अब कुछ मीडियम हम एक्सर्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी बात मान लेते हैं। वो प्यारी सी बात ये थी कि ये जो कूलाम भाई साहब थे, कौन थे? कूलाम जो थे, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कभी भी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ओके, तो उन दो चार्जेस पर लगने वाला, अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर R कर दो, तो इन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। बिल्कुल बात सही है। इन्होंने बोला ये बात 100% ट्रू है। कूलाम्स ने बोला कि ये बात, और हम भी ये मानते हैं कि कूलाम भाई साहब गलत तो थे नहीं, तो ये बात हमारे पास कितने परसेंट सही है भैया? 100%। ये वाली जो बात है ना एकदम ट्रू है। कैसी है? 100% सही। इन्होंने एक बात और बोली कि ये वाला जो फोर्स होता है ना, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दोबारा मेरी बात सुना, क्या बोल रहे हो सर? कि ये मीडियम पर 1% भी डिपेंड नहीं करता। मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता। मीडियम हो नहीं हो, कुछ भी हो, ये फोर्स की वैल्यू इतनी रहेगी। क्या बोल रहे हो सर? मीडियम पे हमने तो पढ़ा डिपेंड करता है, कम हो जाती है फोर्स की वैल्यू। बताते हैं बेटा, एक मिनट रुको। कूलाम ने बोला कि ये वैल्यू हमेशा यही रहती है, इस फोर्स की वैल्यू मीडियम हो नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता, फोर्स इतना ही रहेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच। बात समझ में आ रही है? फिर दो ग्रेट पर्सन आए, दो महान मूर्ति निकल के आए, और वो दो महान मूर्ति जो आई, उन्होंने क्या किया कि सर आपने ये किसके लिए बताया है? फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए। अभी हम क्या कराते हैं? मीडियम एक्सर्ट करा रहे हैं। ठीक है, क्या एक्सर्ट करा रहे हैं? मीडियम। तो हमने दो चार्ज लेते हैं, है ना, दो चार्ज बॉडी ले लेते हैं।
दो चार्ज बॉडी ले लेते हैं, एक ये है और इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं, ठीक है। चार्ज बॉडी क्या, दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है और दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास ये, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा बड़े ले लिए क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये दो पॉइंट चार्जेस है, जिसमें पहले पर चार्ज है हमारे पास कितना Q1, दूसरे पर चार्ज कितना है हमारे पास Q2, और दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये होंगे एक दूसरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनके पे बीच लगेगा हमारे पास फोर्स, और जो फोर्स इनके बीच में लगेगा दैट फोर्स शुड बी सर कैसा होगा, थोड़ा सा है ना, वो फोर्स होगा हमारे पास एक दोनों पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे पर अब ये काम करेगा। इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस वाले पे जो फोर्स लगेगा सर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों पे लगने वाले फोर्स एक दूसरे से अवे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अबे अबे क्या कर रहा है, हाँ अबे ये क्या चल रहा है, अबे मक्खी बैठ गई क्या? दोनों पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे सर, एक दूसरे से अवे होंगे। एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर। बात समझ में आ रही है? अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इनके बीच में अब कोई एक मीडियम रख दिया जाता है, क्या रख दिया, पहले कोई मीडियम नहीं था, अब मैंने मान लिया कोई मीडियम रख दिया गया, इनके बीच में एक मीडियम प्लेस कर दिया, दोनों चार्जेस के बीच में क्या किया है, कोई मीडियम रख दिया। अब ये जो मीडियम रखा हमने पास, हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं सर, डाइलेक्ट्रिक वो सबस्टांस होते हैं जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन 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 कुछ स्पेशल कंडीशन में, या मैं बोल सकता हूं इन एक स्पेशल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इन डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी डाइलेक्ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हो, इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं। जैसे आपने इनको इंसुलेटर मटेरियल को देखा, कूलाम्स ने बताया कि भैया फोर्स कितना आएगा, कूलाम्स ने बोला फोर्स अब भी इतना ही आएगा, चार्जेस के बीच के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है, सिंपल सी बात है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो फोर्स अब भी इतना ही आएगा, कितना, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात एकदम सही समझ में आ रही है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। फिर आगे हम जैसे, या कोई अच्छा सा बंदा आ गया, मैं आ गया, मैंने कहा गुलाम भाई साहब रुको, वेट वेट वेट, हम फोर्स निकालते हैं। उन्होंने निकालो फोर्स क्या है, तो हमने फोर्स सब निकाला। एक्चुअल में हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके जब मीडियम रखा तो हमारे फोर्स की जो वैल्यू थी मीडियम में, वो जितनी कूलाम भाई साहब के अकॉर्डिंग आ रही थी उतनी नहीं आ रही थी, उतनी नहीं आ रही थी। जैसे इसको मैथ से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जैसे कूलाम भाई साहब ने निकाली हमारे पास फोर्स की वैल्यू, उन्होंने बोला 5 न्यूटन का फोर्स आएगा चाहे मीडियम हो या ना हो, दोनों चार्जेस पर एक दूसरे की वजह से, दोनों Q1 पर Q2 की वजह से और Q2 पर Q1 की वजह से, दोनों पर, मतलब दोनों पर। सिंपल सी बात है, इस फोर्स को हम वैसे बोल सकते हैं, जैसे ये Q1 F1 पे लग रहा है तो F12 बोल सकते हैं इसको, है ना। किस पर, F1 पर किसकी वजह से, F2 की वजह से, ये बोल सकते हैं हम F21। F21 का मतलब क्या कि सर सेकंड चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है मैथमेटिकली, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होती है। बात समझ में आ रही है? कूलाम ने बोला फोर्स आएगा 5 न्यूटन, हमने एक्सपेरिमेंट किया, कूलाम की बात नहीं मानी, तो हमारे पास आ गया फोर्स, सपोज करो मीडियम लगाते ही कितना न्यूटन, 3 न्यूटन, और हम लेके चले गए, लो कूलाम भाई साहब ये है बरसात। आप बोल रहे थे 5 न्यूटन का फोर्स आएगा, हमने बोला 3 न्यूटन का फोर्स आएगा, हमने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है। और आप बोल रहे हो कि मीडियम हो या ना हो फोर्स इतना ही रहेगा, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे हो सकता है? कूलाम वाज कंफ्यूज्ड। कूलाम ने बोला जरा पहले तो 2-4 खींच के लगाए, और खींच के लगाने के बाद बोला बेटा सुन, अभी तुम नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे हो, हाँ ये जो है ना मीडियम, हाँ इसके बारे में अभी तुम जानते नहीं हो। मैंने बोला क्या मतलब इसके बारे में? उन्होंने बोला ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जब आप ये चार्जेस रखते हो ना Q1 Q2, मैंने कहा हाँ, तो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसके चारों तरफ। हमने कहा अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से इसमें क्या होता है, चार्जेस डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ये पोलराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है सर? पोलराइज्ड। और जब ये पोलराइज्ड होता है, शॉर्ट में लिख दिया है, जेड आती है पोलराइज्ड में, जब ये पोलराइज्ड होता है तो ये क्या करता है, जो फोर्स लगता है, मतलब मैं
Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स निकाल लेता हूँ, दिस इज F21। उस फोर्स के अपोजिट अपोजिट इस डायरेक्शन में इसके चार्जेस के बीच एक फोर्स काम करने लग जाता है, इसके विदिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इसमें अंदर एक अपोजिट फोर्स काम करने लग जाता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में। जैसे आपने ये F21 निकाल लिया, कितना निकाल लिया सर? मीडियम में 3 न्यूटन। तो ये कैसे हुआ कि पोलराइजेशन की वजह से 2 न्यूटन का फोर्स अंदर आ गया। पोलराइजेशन की वजह से 2 न्यूटन का फोर्स कहाँ आ गया? अंदर, चार्जेस पर। क्या भाई, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि सपोज करें ये Q1 ये Q2, तो Q1 की वजह से हम Q2 पे फोर्स निकालना है। Q1 को थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, हाँ, क्या हुआ? Q1 की वजह से फोर्स आ गया Q2 पर, कितना आ गया? F21। ठीक है, Q2 को एक्सिस्टेंस में रख रहा है, Q2 डिस्टेंस पर है, तो ये पोलराइज्ड होगा। पोलराइज्ड होने की वजह से एक तरफ प्लस प्लस प्लस, एक तरफ माइनस 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 चार्ज आएगा। ये जो माइनस 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 चार्ज आएगा वो Q2 को अट्रैक्ट करेगा, आजा भाई मेरे पास। तो वो जब अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, हाँ, इस पे 2 फोर्स लगेंगे, F वाला और F21 वाला। तो जो मीडियम वाला आप फोर्स निकाल रहे हो ना, वो ये आ रहा है F21 माइनस का FP। बोले तो F21 5 न्यूटन ही है, अच्छा F2 है हमारे पास 2, तब ये आ रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। क्या बात है सर, ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो कूलाम ने बात बताई है वो 100% ट्रू है। बात इतनी सी है कि इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स इतना ही रहता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप मीडियम रखते हो तो वो जो डायलेक्ट्रिक होता है पोलराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड होने की वजह से वो चार्ज पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग जाता है। तो जैसे ही वो अपोजिट फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से ओवरऑल जो मीडियम वाला फोर्स होता है, जिसको मैं नेट फोर्स बोल सकता हूँ, वो नेट फोर्स कम हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो फिर यहां से बोला कि ये होती है कहानी। हाँ, तो फिर यहीं से एक एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक नंबर होता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस K को ही एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से भाई एक्सपेरिमेंटल एक वैल्यू निकाली गई कि F मीडियम जो होता है, भैया नेट फोर्स क्या हो रहा है? हाँ, कम ही तो हो रहा है सर। तो जो F मीडियम होता है वो निकल के आता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसमें डिवाइड दे दो हमारे पास किस पर? रिलेटिव परमेबिलिटी पर। या इस एप्सिलॉन R को, जिसको रिलेटिव परमेबिलिटी बोल रहा है, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी हम समझ सकते हैं, उससे डिवाइड दे दो तो हमारे पास ये आ जाता है F मीडियम। अब इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं तो कुछ बुक्स ऐसे भी एक्सप्लेन करती हैं कि जब हम मीडियम में फोर्स निकालते हैं तो वो फोर्स कम हो जाता है। भाई ये कितना है? F की वैल्यू कितनी होती है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F की वैल्यू रख लेते हैं। देखो ये वाला K और ये वाला K डिफरेंट है। ये वाला K है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। ये वाला K है हमारे पास, सिंपल सी बात है सर, कौन सा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है। दोनों K में डिफरेंट है, तो मैं यहाँ F की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये बस मैंने एक आपको सेम स्टोरी समझाई है कि ऐसा क्यों होता है कि ये फोर्स की वैल्यू कम कैसे हो जाती है। तो ये नेट फोर्स कम होता है, एक्चुअल में ये वाला फोर्स उतना ही रहता है। एक्चुअल में इस वाले फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट ओवरऑल जो नेट फोर्स होता है वो कम हो जाता है। वो क्या होता है सर? कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक ठीक। तो चलते हैं सर, 1 मिनट में पेज ऐड कर लूँ। अबे आजा यहाँ से। हाँ, तो जो नेट फोर्स होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल फोर्स सही रहता है। तो हमें तो मीडियम में फोर्स देखना था, तो फोर्स देखते हैं सर मीडियम में। तो सिंपल है, यहां से जो F की वैल्यू आती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम ने बाई सम एक्सपेरिमेंट ये वैल्यू निकाली कि जो मीडियम में फोर्स आता है वो क्या होता है सर? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें आप एप्सिलॉन R से, जिसको हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी। या इस रिलेटिव परमेबिलिटी को ही हम आगे चल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड दे दो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है क्या? हमारे पास F मीडियम। भैया परमेबिलिटी तो बता चुका हूं ना कि वो नंबर, वो वैल्यू
या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये बताता है मीडियम के बारे में कि मीडियम अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट करता है, पास आउट होना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है, वो वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है जी। तो एफ मीडियम की बात करूं मैं, ये निकालेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर को ऐसे ही रखा, एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना आ गया सर, आर स्क्वायर। कितना आ गया, आर स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एफ मीडियम सर यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एक बात ध्यान से समझ लेना कि सर ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन आर, इस एप्सिलॉन आर को के भी बोलते हैं, तो हम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बात दोनों ही कंडीशन में सही होगी। अब यहाँ से बार बार एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखे, तो इसको एक कॉमन नाम दे दिया एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन को बोला गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोला गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला गया। और यहां से हमें पता चला कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो कुछ और नहीं होता, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्योंकि टेक्निकली हमें ये पता है सर कि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर आ रहा है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, तो के की जो वैल्यू आ जाती है वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाती है। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? बिल्कुल अच्छी बात है। और फिर ये फॉर्मूला जो टर्न होकर आया, ये फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, एफ मीडियम इज इक्वल टू सर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। याद रखनी है दोनों की दोनों बातें इंपोर्टेंट, फॉर्मूलाज आर इंपोर्टेंट, फॉर्मूलाज आर इंपोर्टेंट, फॉर्मूले इंपोर्टेंट है सर। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, जस्ट याद रखें आप, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीडियम में जब फोर्स रखते हैं तो वैल्यूज क्या आ जाती हैं। तो मीडियम में जब फोर्स रखा तो हमारे पास 3 इंपोर्टेंट फॉर्मूले आए। पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला मीडियम के लिए अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो भैया कहाँ पर है, हाँ हाँ एक, चलो यही बता देता हूँ मैं। हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म आ रही थी इसके बाद, तो वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं, है ना। तो हाँ थोड़ा सा ऊपर चले जाओ आप, पहुंचो भाई साहब ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वेक्टर फॉर्म को करेंगे अभी। तो हमारे पास मीडियम में जब फोर्स रख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज आई, पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है मीडियम में फोर्स के लिए, वो है सर कि फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सिंपल है सर। हाँ, दूसरी बात, अगर फोर्स मीडियम में आ जाए तो फोर्स मीडियम में एक्चुअल में होता है फोर्स कौन सा सर, टोटल जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला माइनस पोलराइजेशन की वजह से फोर्स, और ये मीडियम में फोर्स निकल के आता है, या फिर हम इसको नेट फोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स। यहीं से मीडियम वाले फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ अपॉन में के, या इस के को एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, दोनों की बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। हाँ, फिर मैंने कहा एक और बात सर, क्या एक और बात, कि एफ मीडियम की हेल्प से यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, एंड दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड हमारे पास रिलेटिव, दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैं इस टॉपिक को जल्दी से, है ना, इसके बाद यहीं से हमें पता चला कि जो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, जहां से हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आया, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोल देते हैं।
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोल देते हैं। तो दिस इज योर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास व्हेन वी एक्सर्ट द मीडियम एंड बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच हम मीडियम को एक्सर्ट कर देते हैं, तब ये वैल्यू निकल के आती है फॉर्मूलाज की। ये बात आपको समझनी है अच्छे तरीके से, बात समझ में आ रही है? इस पर क्वेश्चन बनते हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। अभी हमारे पास वेक्टर फॉर्म रह रही है, वेक्टर फॉर्म को पहले दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद वी विल सॉल्व द वेक्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है? वेक्टर फॉर्म तो यहाँ तक की क्लास में बात समझ में आई आप लोगों के? बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं, ऐसे घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं सर। क्या कर रहे हैं, चार्ज लिया, उनके बीच मीडियम डाला तो मीडियम पोलराइज्ड हो गया, और जैसे ही मीडियम पोलराइज्ड हुआ, कूलाम ने बता दिया भैया नेट फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से पोलराइजेशन वाला फोर्स घटा दो तो मीडियम का फोर्स आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब भी उतना ही लगता है, चाहे मीडियम रखो या मत रखो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। अभी हमारे पास कूलाम्स लॉ में एक लास्ट पॉइंट रह रहा है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, जिसको हम कवर करेंगे। पर पहले कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सिंपल क्वेश्चन है सर, सिंपल क्वेश्चन क्या, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से बन जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बेहद सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर, तो स्मॉल चार्ज स्पेयर है, हैविंग द चार्ज 2 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 क्रॉस 10 की पावर -7 कूलम, और उनके बीच की रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है भाई अपार्ट इन एयर, ये कहां पर रखे हुए, एयर। एयर मतलब कि सिंपल है, जिसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, तो हमसे पूछा इनके बीच फोर्स क्या होगा। दुनिया जानती है फोर्स का फॉर्मूला होता है सर F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं है, ये के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो F के की वैल्यू जानते हैं 9 क्रॉस 10 की पावर 9 सर। हाँ, Q1 कितना दे रखा है, 2 क्रॉस 10 की पावर -7, तो 2 क्रॉस 10 की पावर -7। सर K2 कितना दे रखा है, 3 क्रॉस 10 की पावर -7। मैंने कहा ठीक है। रेडियस सर 30 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में। हम सारा क्वेश्चन एमकेएस सिस्टम में सॉल्व करते हैं, मतलब जहां पर डिस्टेंस मीटर में लेते हैं। क्या इसमें लेते हैं, मीटर में। तो मीटर में लेने के लिए आर की वैल्यू को क्या किया, 30 इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में आ गई सर, मीटर में आ गई। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये 30 इंटू 10 की पावर -2 का कर दो स्क्वायर, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या वैल्यू निकल के आएगी, 3 दूनी 6 हो गया, सीधा सीधा 7 और 7 14, और 14 में से 9 गए तो हमारे पास कितने रह गए, 10 की पावर -5। ठीक है जी, 14 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -5। ये 30 का स्क्वायर, देखो मैं तो 9 करूंगा, 10 की पावर -4 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ एक 0 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 2 आएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 10 की पावर -2 सॉल्व करेंगे स्क्वायर करने के बाद, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। ये 30 का स्क्वायर 900 होगा, तो 9 तो मैंने बाहर लिया, 100 को लिख सकता हूँ, 9 के पीछे 100 आएगा, 2 जीरो आएंगे, उनको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 की पावर -2 बचेगा। बात समझ में आ रही है? कितना बचेगा, 10 की पावर -2। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से तो 9 कट गए भाई साहब, तो आंसर आ जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर -2 पर जाएगा तो 10 की पावर -3 न्यूटन का इतना फोर्स आ जाएगा। 6 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आ जाएगा आपका। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं आप लोग। बिल्कुल सर समझ में आ रही है, मैंने कहा ठीक है, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है ना। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास सर, क्वेश्चन कह रहा है 3 electrostatic force on a small spheres of charge 0.4 माइक्रोकूलम। क्या क्वेश्चन विजिबल है आपको? अगर विजिबल नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। इसको लो देखो, और ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक पेज पे आ नहीं रहा, तो थोड़ा सा जितनी साइज की है पीपीटी उतनी साइज के रखते हैं, है ना। अब छोटा हो जा, हाँ हाँ हाँ, आ गया, ठीक है, जितने का है उतने का ही रखते हैं।
क्वेश्चन है सिंपल सा है, बहुत सिंपल है सर। कि electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge -8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है वो 0.2 न्यूटन दे रखा है। एक स्पेयर है जिस पर चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम और दूसरा स्पेयर है जिस पर चार्ज है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। इसको थोड़ा सा डायग्राम ले समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। एक स्पेयर ये है हमारे पास एंड दूसरा स्पेयर है सर हमारे पास ये, और दोनों ही स्पेयर्स में से एक एक के पास चार्ज है। सर पहले स्पेयर के पास जो चार्ज है वो हमारे पास है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। इतने इतने चार्जेस है दोनों पर, और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स सिंपल सा है, कैसा होगा सर, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो ये कहां पर रखे हुए हैं सर, हमारे पास एयर में रखे हुए, एयर में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स। स्पेयर के बीच की डिस्टेंस, रेडियस पूछिए। रेडियस, रेडियस क्या होगी, सिंपल है सर, रेडियस तो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं क्या होता है, अब इतना मत सोचो, आप सीधा लगाओ सर। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। दुनिया जानती है इस बात को। हाँ तो मैंने कहा आर निकालेंगे तो बेटा आर कितनी हो जाएगी सर, एफ नीचे आर स्क्वायर उधर, और आर स्क्वायर है तो उसकी वजह से रूट लग जाएगा। हाँ तो के Q1 Q2 अपॉन में एफ, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। आपने बोला अच्छी बात है सर, मैंने कहा निकाल ले, तो आपने कहा अभी निकाल दे सर। एफ के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 की पावर 9। मैंने कहा ठीक है सर, Q1 की वैल्यू 0.4, माइक्रो को हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर -6 से। दूसरा कितना है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन फोर्स बोले तो 0.2। एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि सर यहाँ पर 0.8 को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, 0.8 की वैल्यू तो नेगेटिव थी, और आप बता के आए थे एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज में कि भैया जब भी चार्ज को लेते हैं साइन के साथ लेते हैं। मैंने कहा हाँ वो तब लेते हैं जब हम चार्ज से चार्ज निकाल रहे हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, गौर से देखें तो हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स। और फोर्स के लिए Q1 एंड Q2 की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो नेचर बताती हैं बस फोर्स का, कि नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अदरवाइज प्लस माइनस का कोई काम नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस के साइन का कोई काम नहीं है। बस ये बताने के लिए होते हैं कि नेचर कैसा है। तो वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस नेचर बताने के लिए काम आते हैं, और नेचर बताने के लिए काम होते हैं तो केवल इनको नेचर तक ही रखते हैं फोर्स के, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, फॉर्मूले में एंटर नहीं कराते फोर्स के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। वेक्टर्स में प्लस माइनस को एंटर नहीं कराते, डायरेक्शन बताता है क्या, केवल क्या बताता है ये, डायरेक्शन। दुनिया जानती है 0.2 से ये 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया सी, 2 बार कट गया। ठीक है जी, मैं कहा इसका 2 से मल्टीप्लाई करना तो 9 दूनी 18, 8 से 16 का मल्टीप्लाई कर तो 9 गुणा 1.6 हो गया। इस बात को भी दुनिया जानती है। इसकी बात करें तो सर 10 की पावर से 10 की पावर से 10 की पावर माइनस का 12, 12 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे पास, 14। 10 की पावर 12 में से 9 गए तो सिंपल सी बात है हमारे पास 3 रह गए, 10 की पावर माइनस का 3, 9 3 12 है। हाँ उसके बाद सर यहाँ से 0.6 को यहाँ ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपने बोला सर ये आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4। मैंने कहा ठीक सर। आपने बोला 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे 4, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर -2, 4 दूनी 12, 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी दोनों चार्जेस के बीच। खत्म सर आपका क्वेश्चन। कितना आसान से क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन केवल बेस बनाने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन में भी पूछे भी नहीं जाते। बट व्हाई वी आर सॉल्विंग, एक्चुअली वी वांट टू बी एस्टैब्लिश आवर बेस, हम अपना बेस बनाना चाहते हैं, इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चन को एनसीईआरटी वालों को सॉल्व कर रहे हैं केवल बेस के लिए। ठीक है, शुरुआत में और कुछ नहीं मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बोला है वो क्या बोला है, हाँ क्या बोला है, वो बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट की वजह से। हमें पता है भैया ये दोनों स्पेयर्स पर फोर्स की वैल्यू तो यही होती है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो पहले की वजह से दूसरे की वजह से, पहले पे अगर 0.2 न्यूटन का लग रहा है तो पहले की वजह से दूसरे पे भी तो 0.2 न्यूटन का ही फोर्स काम करेगा। हाँ सर, बात खत्म सर, इतनी सिंपल सी तो बात है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भैया, मैं सॉल्व नहीं करूंगा,
मैं डायरेक्ट इसका आंसर, वहां पर हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपैरिजन करने के लिए तो क्वेश्चन दिए मैंने, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन डिफाइन कर रखा है। तो जब हम कंपैरिजन डिफाइन करेंगे तब वैल्यू समझ लेंगे। आपको क्या करना है सर, ये तो डायमेंशनली रेशियो चेक करना है। तो आपको दिख रहा है सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल है, यू कैन सी इजीली, यू कैन सी इजीली, आप आसान तरीके से देख सकते हो सर। क्या आसान तरीके से देखना है, मैंने कहा ये देखो, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम एम पी, हाँ तो देखना के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, एफ ई अपॉन एफ जी? बिल्कुल सर लिख सकते हैं ना। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल सर, डिस्टेंस सेम है तभी तो कट गई आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर नीचे से। हाँ कैसे, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी ई होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है सर, ई होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, उनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं आर स्क्वायर। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स सी, सर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे मास एम ई, प्रोटॉन पे मास कितना एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट करो, आपने कट किया तो क्या निकल के आ गया, एफ ई अपॉन एफ जी, सर के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, आंसर आ गया। बस सबसे पहली बात हमें ये बताता था क्या ये डायमेंशनली, हमारे पास डायमेंशनली चेक करना था ये डायमेंशनल लेस है या नहीं है, तो है ना, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, डायमेंशनल लेस आ गया। हाँ अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क है। क्या है सर, होमवर्क। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 की पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। जी की वैल्यू सर पता है आपको 6.67 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 11, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है आपको, सब कुछ पता है, रख के केवल रेशियो की वैल्यू निकालनी है। और जब आप रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तुच्छ सा बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच लग रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जा रहे हैं उनके बीच इतना हैवी फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा हैवी, लगभग 10 की पावर 36 टू लेकर 10 की पावर 39 के बीच में रेंज आती है इनकी, इतना हैवी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने टाइम से स्ट्रांग होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में काम कर रहा है। तो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना लाइफ में, छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी की होती हैं, उनको संभालने के लिए ना ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं हम हमारे पास, किसकी, सब्सटेंस की, मैटर की, एटम की अभी के टाइम पे, और इन सबसे छोटी यूनिट्स को संभालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रहा है। जबकि बड़ी बड़ी यूनिट है जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, अर्थ, सन, मून, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वीक है। तो बड़े लोग तो खुद से संभाल जाते हैं, जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उनको संभालने के लिए सर हमें हैवीएस्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात भी समझने लायक है। क्या बात समझ में आ रही है, निकाल लोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे ना सर, बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इससे पहले चलते हैं थोड़ा सा जिस टॉपिक को हम पीछे छोड़ आए थे, दैट इज आवर वेक्टर फॉर्म। क्या था हमारे पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म था। वे कहाँ गई, ये रहा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर आ जाओ भाई साहब, इतने कैसे नखरे दिखा रहे हो। हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है ये, और डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है तो करते हैं प्यारी सी डेरिवेशन। उससे पहले कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। दुनिया जानती है कि फोर्स वेक्टर होता है, मैंने कहा होता है, तो आपको पता है सर कि फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है सर, जो फोर्स होता है ना, फोर्स, हाँ वो होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अभी मैं F1 F2 R1 R2 की तरफ नहीं चल रहा, इसको समझाऊंगा थोड़ा सा ना, हम कुछ और समझ रहे हैं वेक्टर में ही, बट इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं। मैं कहा ठीक है यही तो होता है, आपने कहा हाँ बिल्कुल सर यही होता है।
मैंने कहा अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहे तो आपने कहा लिख दो। तो मैंने कहा वेक्टर बनाते हैं। के तो एक कांस्टेंट है, वेक्टर होता ही नहीं, ठीक है। Q1 Q2 भी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर नहीं होते, तो इनको भी वेक्टर नहीं लिखा जा सकता। आर के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर आर डिस्टेंस है तो आर वेक्टर नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज भी स्केलर। हाँ सर, अब इसको वेक्टर तो बनाना था, वी हैव टू। अगर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को अगर किसी वेक्टर को लिखते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तब आपको सिखाया होगा कि वेक्टर का मतलब होता है उसमें मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी होगी डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी होगी डायरेक्शन। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मैं इस पूरे की बात करूं यहाँ पर, तो भैया के भी मैग्नीट्यूड में काउंट हो रही है, Q1 Q2 भी मैग्नीट्यूड में काउंट हो रहा है, तो आर स्क्वायर भी मैग्नीट्यूड में काउंट कर लेंगे, तो डायरेक्शन कितने है? दिमाग घूम गया सर गुलाम जी का। गुलाम ने बोला कुछ तो दिखाना होगा, वेक्टर तो दिखाना होगा। तो भाई साहब ने बोला आर डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच, क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। उन्होंने बोला आर क्या है? आर डिस्टेंस नहीं है सर, आर को ले लो पोजीशन वेक्टर। अगर आर को पोजीशन वेक्टर नहीं ले रहे, डिस्टेंस ले रहे हो, तो फिर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात ये समझो कि आर जो होती है ना भैया, वो पोजीशन वेक्टर होती है। क्या होती है? पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस नहीं होती। तो यहां से जब इसको पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो आर स्क्वायर तो ये आ गया, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन लेके आओगे तो डायरेक्शन आ गई आर कैप। डायरेक्शन क्या आ गई? आर कैप। ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब दुनिया जानती है सर, इसको बस हटा देते हैं ना। वेक्टर के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वेक्टर क्या होते हैं सर? भैया वेक्टर आर को लिखोगे तो वेक्टर आर क्या होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा वेक्टर आर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस वैल्यू को उठाओगे तो यहाँ से यहाँ पुट करोगे तो आपको एफ वेक्टर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की वैल्यू रखोगे वेक्टर आर अपॉन में आर। वेक्टर आर अपॉन में आर। इसको थोड़ा सा ई भाई साहब तुम इधर आओ, है ना। वेक्टर आर अपॉन में आर। जब इसको सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया? आर क्यू इंटू इंटू वेक्टर आर। ये दो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती हैं। ये दो फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म के अभी के लिए। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, एक तो ये वाला याद रखना है और एक ये वाला जिसपे मैं न्यूटन बना रहा हूं, ये दो, ये आर कैप पे दिखा देते हैं डायरेक्शन वेक्टर के साथ, और ये वेक्टर के साथ दिखा देते हैं। किसके साथ दिखा देते हैं? वेक्टर के साथ। किसकी डायरेक्ट? किसको? आर वेक्टर के साथ दिखा देते हैं हमारे पास। किसको? एफ को। जब एफ को आर वेक्टर के साथ लिखते हैं तो नीचे मैग्नीट्यूड आर क्यू आता है, आर क्यू। और जब आर कैप के साथ लिखते हैं तो नीचे आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम बोलेंगे कि सर F12 R12 F21 R21 ये क्या मसला है? चलो उसके भी तरफ चलते हैं। वैसे उसको जानने की कोई जरूरत थी नहीं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू व्हाट्स दैट। फिर भी हम उसकी तरफ चलते हैं। तो पॉइंट 5 में हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी कुलाम्स लॉ की। तो उस वेक्टर फॉर्म